नमस्कार, अग्रमित्र के इस एपिसोड समाज की बात समाज के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है एक ऐसे गेस्ट जो अग्रवाल समाज की नामी गिरामी हस्ती है। अग्रवाल समाज की विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कुलभूषण मित्तल कुक्की जी का। नमस्कार कुक्की जी, कैसे हैं आपका अग्रमित्र में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कैसे हैं आप और हमारी इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपने समाज को जागरूक करने की एक जो मुहिम चलाई है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। धन्यवाद। अब बहुत से प्रश्न आपसे समाज जानना चाहता है। समाज में आपकी एक अलग ही भूमिका है, एक अलग ही पहचान है, इसलिए समाज बंधुओं के मन में अनेकों प्रश्न हैं जो सीधे आपसे पूछना चाहते हैं। तो हम आपसे सबसे पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। केंद्रीय समिति अग्रवाल समाज के जो भी संस्थापक है, क्या उन्हें अभी भी उसी तरह का सम्मान दिया जाता है और आने वाले भविष्य में जो नई केंद्रीय समिति बनेगी उनको उसी प्रकार का सम्मान दिया जाएगा या वही ढाक के 3 पार्ट किए जाएंगे? क्योंकि अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के जो संस्थापक या वर्तमान सभी को सम्मान दिया जाता है। और संस्थापन की बात करें तो हमको अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के रूप में जो ये स्थापना हुई समाज की जी, इसके पूर्व में इसके प्रारंभ में जाना पड़ेगा कि ये कैसे शुरुआत हुई। 1991-92 के आसपास भाई साहब जो रमेश जी थे वो पूरे भारत में घूमते थे और उनके मन में एक बात आई कि इंदौर अग्रवाल समाज एक होकर इसकी शक्ति शासन प्रशासन और सब जगह देखना चाहिए और मैं इंदौर के माध्यम से बाकी भी देश के बाकी हिस्सों में भी कोई मिसाल कायम कर सकूं तो समाज को पूरी तरफ से बाकी सब लोग अपने अपने कार्य करें, बाकी कोई एक कार्य ऐसा करें जिससे समाज की शक्ति प्रदर्शित हो सके। तो उस वक्त उस विचार को लेकर केंद्रीय समिति की बात का जन्म हुआ और भाई साहब का कहना था कि हम एक छोटा सा रूट भले ही तय करें शहर के मध्य में जहां हम ये शक्ति प्रदर्शन कर सकें। तो राजवाड़ा से गांधी हाल तक शोभा यात्रा निकालने का निर्णय हुआ और जब ये निर्णय हुआ उस वक्त हम चूंकि अग्रसेन यूथ क्लब से जुड़े हुए थे, उसके साथ ही मिल क्षेत्र से गणेश गोयल जी, अग्रवाल नगर से सावल राम जी मित्तल, ऐसे क्लॉथ मार्केट से हरि किशन जी, इन सहित हमारे जो है 100-125 युवा साथियों के साथ पश्चिमी क्षेत्र से अमिताभ सिंगल जी प्लस उनकी टीम में नाम में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ और यूथ क्लब को हमारे रिप्रेजेंट करते थे देवेंद्र बंसल जी। तो ये सबों को साथ लेकर मीटिंग हुई और इसकी एक नींव पड़ी अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के रूप में। और उस वक्त हमने एक नॉमिनल 100 रुपए के सदस्य बनाए थे उसमें जोड़ने के लिए। और पहला शोभा यात्रा जिसका पत्र का जो एक कागज 1992 का है वो देवेंद्र जी ने डाला भी है ग्रुप पे आपके अग्रमित्र पे ही। तो वो एक पहला जुलूस 1992 में निकाला गया। तत्पश्चात उसमें उनकी इच्छा थी कि इसको संगठन की संस्था बनाई जाए क्योंकि धन की भी आवश्यकता होती है। तो जब 1992 हुआ 93 हुआ 1994 में इसका विधिवत पंजीयन कराया गया। अब पंजीयन के वक्त ये हुआ कि जिन्होंने पंजीयन कराया या जिनकी जिम्मेदारी थी और निश्चित रूप से देवेंद्र बंसल जी भी उसमें थे। तो जब वो पंजीयन हुआ तो उसमें 7 ही नाम डल पाए, बाकी के नाम नहीं डले, मेंबरशिप में रह गए। तो खैर ये गौण चीजें थी। जब ये था कि जोश ये था कि संगठन और समाज को एक करना, हम सफलता मैं ये कहना चाहूंगा कि रमेश जी की सोच एक थी, उन्होंने समाज को एक किया और इसका अनुसरण आज पूरा देश कर रहा है जी। जब 1994 में रजिस्ट्रेशन हुआ तो ये 7 लोग थे, बाकी लोग छोड़ दिए गए। उसके पश्चात भी जुलूस निकले तो लगातार हरि किशन जी की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकलती रही। तब ये निर्णय हुआ कि नहीं साहब चुनाव कराए जाए क्योंकि बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो 1997 में जाकर प्रथम चुनाव फतेहपुरिया धर्मशाला में आयोजित किया गया। जब प्रथम चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से संविधान के कागज कोई इतना मान सम्मान एक दूसरे का होता है, किसी ने नहीं पूछा कि रजिस्ट्रेशन में नाम है कि नहीं है। जब वो इलेक्शन प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले मेंबरशिप की जाएगी और 3 तरह की मेंबरशिप रखी गई, एक संरक्षक सदस्य, एक आजीवन सदस्य और एक संस्थागत सदस्य। तो उस वक्त 108 के लगभग तो संस्थागत सदस्य बने थे
कुछ संरक्षक सदस्य बने थे, आजीवन सदस्य बने थे। जिन्होंने 100 रुपए दिए थे उनको भी नए सिरे से 1100 और 500 रुपए देके उन्होंने वो सदस्यता ग्रहण की थी। फिर एक इलेक्शन वहां पे जो फतेहपुरिया समाज में हुआ, वो 7 पद, उसके साथ जो है प्रमुख संरक्षक पद पे रमेश जी थे ही आजीवन के लिए, बाकी पदों का चुनाव हुआ। उसके साथ में 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का भी चुनाव हुआ था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 7 जो पद संविधान में लिखे हैं उनके साथ में 11 कार्यकारिणी भी हुई, 21 टोटल 21 हुए, है ना। और उस वक्त जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष के लिए हुआ। अच्छा। जिसमें राम एरन जी अध्यक्ष बने, शिव जिंदल जी महामंत्री बने, मैं संयोजक बना, और लालचंद जी अग्रवाल जो छावनी में रहते थे, अब नहीं रहे, वो कोषाध्यक्ष बने। ये 4 प्रमुख पोस्ट थी। बाकी सभी पोस्ट के साथ, और हम देखें तो सागर दादा, रतन लाल जी घर, इनके सहित जो समाज के वरिष्ठ हैं उनकी एक सदस्यीय कमेटी भी बनी। ये चुनाव हुआ था, है ना। तो 3 वर्ष पश्चात फिर इसका चुनाव हुआ, जिसमें गणेश गोयल जी अध्यक्ष बने और टीम बनी। उसके पश्चात पीडी अग्रवाल जी अध्यक्ष बने। तो जो सेकेंड चुनाव हुआ था, क्या उसमें भी 21 पदों पर चुनाव हुआ था? हाँ, तो विरोधियों का ऐसा कहना है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये कायदे से 7 पद पे होना चाहिए। नहीं, ये पहले पद पे नहीं होना चाहिए। ये एक अलग संवैधानिक बात अलग है, परिपाटी की बात अलग है। तो पहले दिन से ही पद के साथ ही कार्यकारिणी के भी चुनाव हुए, पहले चुनाव से ही। पहले चुनाव से 21 चुनाव की परंपराएं चली। हाँ ना, मतलब 28 पद के, मैं समझता हूँ कि 28 पद के चुनाव होते थे। 28 पद के चुनाव, हाँ, 21 कार्यकारिणी और 7 ये, और 3 वर्षीय हुए थे। जब गणेश गोयल जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया, ठीक है ना। उसकी सूचना दी गई, बाकी 2 वर्ष पश्चात चुनाव हुए, जिसका सबने स्वागत किया। उसमें पीडी अग्रवाल जी अध्यक्ष बने। पीडी अग्रवाल जी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। गणेश गोयल जी ने अगर उपलब्धि कहें कि उन्होंने जनगणना के भी प्रयास किए, बाकी बात शोभा यात्रा को अलग स्वरूप दिया, कार्यकाल 3 से 2 घटाया। सबकी इच्छा थी कि 3 वर्ष का लंबा हो जाता है। फिर पीडी अग्रवाल जी अध्यक्ष बने। पीडी जी अग्रवाल जी के अध्यक्ष बनने पे भी जो है उनके प्रयासों से चेतक सेंटर में एक ऑफिस अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति को मिला। वो ऑफिस कुछ पैसा हमने दिया, बाकी वो एक नॉमिनल कास्ट पे अपने परिवार की ओर से रमेश मित्तल जी ने, मेडिकेप्स वालों ने वो ऑफिस संस्था को दिया। ये चूक जरूर हुई कि चूंकि पैसा नहीं होता था, है ना, तो उसकी रजिस्ट्री उस वक्त नहीं हो पाई। ठीक है। ऑफिस संस्था को मिल गया, आज भी संस्था के पास है, संस्था ने उसको किराए से दे रखा है, उसका किराया आता है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़े। पीडी अग्रवाल जी ने अपने कार्यकाल को रिपीट किया, फिर पीडी अग्रवाल जी ने कार्यकाल रिपीट किया, तो 2 बार का उनका कार्यकाल, मतलब 4 साल का था। 4 साल का। तो संविधान के अनुसार तो शायद रिपीट लगातार कोई रिपीट नहीं, संविधान की बात, आप संवैधानिक और परिपाटी संविधान की बात करें तो जो अभी हमको एक संविधान देखने को मिल रहा है कि रजिस्टर्ड संविधान है, उसमें 7 पद है। बाकी उसके बाद भी अब रमेश जी की का आभा मंडल था, वो जो चाहते थे तो वो पदों पे तो 28 कहना चाहते हैं आप कि भाई सामाजिक मामला है, इसमें परंपरा जो चली आ रही है वो नहीं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि हिंदुस्तान के कानून का अपना महत्व है। बाकी कानून भी इस बात को जो मानता है कि साधारण सभा में जो निर्णय हुए हैं वो सर्वोपरि हो, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो। तो इनसे कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता था। तो ये जो साधारण सभा में निर्णय लिए वो शुरू हुए, ठीक है ना। पीडी अग्रवाल जी के बाद मैं अध्यक्ष पद पे आया। मैं अध्यक्ष पद पे आया तो सब सीनियर ने एक और मंथन किया कि अगर बहुत युवा अध्यक्ष, मैं बिल्कुल कहूंगा कि मैं जब अध्यक्ष पद पे चुना गया तो उनको लगा कि एक परिपक्व या अधिक उम्र व्यक्ति इस पे बैठना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे सीधे बात की, और बात करने के पश्चात चर्चा हुई कि अपन चाहते क्या है। तो बोले समाज का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति सीधे अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि तब तक क्या हुआ कि कुछ वार्षिक सदस्यता प्रारंभ कर दी गई थी। पहले वार्षिक सदस्य नहीं होते थे। जो बात अभी चल रही है कि उस संविधान की बात करें तो उसमें वार्षिक सदस्यता का प्रोविजन ही नहीं था। और भाई साहब ये कहते थे कि वार्षिक सदस्य मत बनाओ, ये संगठन जो है कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसमें ये होगा कि झगड़े बढ़ेंगे। और अपन चाहते हैं, और नहीं चाहता हूं कि ये जुलूस और ये जो काम है ये टूटे।
बाकी फिर भी जो होनी को जो मंजूर होता है, वार्षिक सदस्यता प्रारंभ हुई। निश्चित रूप से कुछ अमाउंट की एफडी पीडी अग्रवाल जी ने भी कराई, है ना। दूसरी बात, जब मैं अध्यक्ष बना तो फिर संविधान संशोधन की बात आई कि इनडायरेक्ट अध्यक्ष बनाया जाए, तो वो एक संशोधन किया गया। वो संशोधन भी वहां पे प्रेषित किया गया। पुराने संविधान के बाद जो मेरे वक्त संविधान संशोधन हुआ, वो निश्चित रूप से रजिस्ट्रार फर्म संस्थाओं में सबमिट हुआ। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्टिफाइड कॉपी निकल के जो शिकायत हुई है उसमें भी वो दिया गया है। अच्छा, है ना, सर्टिफाइड होके मिला हुआ है। तो वो जो वो संशोधन आपके कार्यकाल का, हाँ मेरे कार्यकाल का। उसके पश्चात एक संशोधन और हुआ, जो कि विष्णु बिंदल जी के कार्यकाल में हुआ। वो भी उसमें एक हुआ कि वापस डायरेक्ट अध्यक्ष पद पे ले गए इसको, इनडायरेक्ट अध्यक्ष को डायरेक्ट अध्यक्ष पद पे ले गए। उसका भी इम्प्लीमेंट हुआ, उस परिपाटी में ये चुनाव शुरू हो गए। तो ये जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि संवैधानिक, वो एक अलग चीज है। फिर भी संविधान का पालन किया गया है। जो अंत में एक और संविधान संशोधन हुआ, वो भी वहां जमा हुआ। उसमें भी जो देखा जाए तो उन्होंने दो बात मांगी। एक तो पदाधिकारियों की सूची, आपका आय व्यय का ब्यौरा और एक शुल्क भरा जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब भी कोई कागज सबमिट होता है, बिना शुल्क के वो इन्वर्ट में नहीं लेते हैं। बाकी ये जहां तक मैं देखूं, ये फर्म संस्था का ऑफिस कम से कम 4 जगह परिवर्तित हुआ अपने मूल कार्यालय से। जब रजिस्टर्ड हुई थी कंचन बाग में हुआ करता था, फिर फर्म संस्थाओं में गया, वापस कलेक्ट्रेट गया। तो ये पलटता रहा, तो फाइलों में भी कहीं ना कहीं कागज इधर उधर हो सकते हैं। बाकी अंत में जो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये शुल्क भरना होगा, तो शुल्क जमा होता है, जो कागज उन्होंने माना है, तो ये संविधान अपना मूल स्वरूप पा जाता है। जो आखिरी में भी, जो आखिरी साधारण सभा में हुआ है, वो अध्यक्ष महामंत्री चूंकि जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने सबमिट किया। तो ये संवैधानिक बातें हैं। तो अब इन बातों को लेके विवाद करना ये उचित नहीं है, फिर भी किया जाता है तो ठीक है। भाई पहले या तो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर लें, फिर निर्वाचन कर लें, या निर्वाचन कर लें, कोई त्रुटि है तो साधारण सभा में उसको दूर करके उसका इम्प्लीमेंट कर लें। ये मेरा अनुरोध है। मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? कोई भी काम पहले या तो संविधान की प्रभाव तो हर चीज का होता है। देखो, चोर भी क्या होता है, चोरी तब कहलाती है जब चोर पकड़ा जाता है। जनरली एक चीज चलती रहती है, आदमी को इंटेंशन किसी का खराब नहीं होता है, बाकी चूक उससे हो जाती है, कार्यों में चूक हो जाती है। तो जब वो पता चलता है, अब जैसे पैसों की बात की जाए, तो जब जुलूस निकालना ही बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि कोई सदस्यता शुल्क होता नहीं था। आज वार्षिक सदस्यता शुल्क इतना है, तो इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, जिससे जब जो इकट्ठा हुआ। और इस साल तो एक परिवर्तन और हुआ था कि जो सलाहकार मंडल में एक ये होता था कि कोई किसी ने भी कोई भी नाम लिखाने लगे थे। पहले सलाहकार मंडल इसलिए बनाया जाता था कि वो सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक व्यक्ति होते थे, प्लस वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ सहयोग राशि देते थे। तो इस बार के प्रयोग में ये हुआ था कि जब राजेश बंसल जी अध्यक्ष बने, तो 2 तरह के जो सलाहकार बने, उनसे करीब करीब 2.5 लाख रुपए सहयोग राशि के रूप में प्रति वर्ष के हिसाब से लिए गए थे। भोजन भी प्रायोजित हो गया। तो वो पैसा जो है इस फंड में से जो लगता था वो नहीं लगा, ये फंड पूरा बच गया। वो जो फंड आया तो उससे वो काम चल गए। ये प्रक्रिया है। अच्छा, ये भी जो है, बीच में कोई भी विवाद आता है, कोई प्रश्न उठते हैं, कोई उंगली उठती है, तो नियम बनते हैं, है ना। बीच में एक स्थिति बनी थी कि एफडीआई इधर उधर है, करीब करीब हर एक के कार्यकाल में कुछ न कुछ एफडी बनी। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ कि शायद मेरे कार्यकाल में नहीं बनी, क्योंकि मेरे कार्यकाल में संविधान संशोधन का विषय आ गया था, इनडायरेक्ट अध्यक्ष की पोजीशन आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेंबरशिप का पैसा आना या वो इतनी बहुत संभव वाली बात नहीं थी। और उस मेरे बाद तक भी बड़े मन से हैंडओवर होता था पूरा दस्तावेज जो है, जो मैंने जो एक पत्र दिया था उसमें लिखा था कि जो कागज है वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष को ट्रांसफर होते हैं। तो मेरे वक्त जो है राम रतन जी बने थे, मैंने उनको दिए थे। उनके बाद जो भी बने उन्होंने उनको दिए, है ना। अरविंद जी बने, उन्होंने गोविंद जी को दिए, गोविंद जी ने राजेश जी को दिए होंगे, ऐसा हमारा मानना था। नहीं दिए तो उसमें एफडी की जरूर बात आई थी कि बीच में मेंबरशिप को लेके जो ये प्रश्न उठते थे, तो एक टीम बनाई गई थी कि यार मेंबरशिप के लिए राम एरन जी को बना के एक विधिवत पूरा ऑफिस में उस काम को चलाया जाए। बाकी वो नहीं हो पाया, क्योंकि
चुनाव या जुलूस पे सक्रिय होते हैं लोग, बाकी उसके बाद फिर अपने अपने संगठनों में लग जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते ठीक है। हैं। तो वो एफडी एक जगह इकट्ठे होके एसएन गोयल साहब के यहाँ रखाई थी, ऐसा मेरी जानकारी। मतलब जो भी पुरानी एफडी है एसएन गोयल साहब जो भी हाँ, वहाँ रखी वहाँ पे रखी गई, होगी। वहाँ रखी गई थी, होगी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से रखी गई थी। अगर किसी को जुम्मे उन्नयन की होगी तो होगी, नहीं तो वहाँ एफडी है। उसको लेके मैं नहीं समझता कि केंद्रीय समिति के धन को लेके कोई असुरक्षा की भावना किसी में आना चाहिए या वो असुरक्षित है। ठीक, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि समाज की राजनीति में आपको गाहे बगाहे चाणक्य कहा जाता है। आज की परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि चाणक्य के बनाए गए चंद्रगुप्त आपस में लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो ये जो चाणक्य कहा जाता है तो मैं तो अलग अलग बात भी सुनता हूँ कि कोई कहता है झगड़ा कराते हैं, ये नहीं। एक टीम होती है, एक ट्यूनिंग होती है जी। एक बात का मैं सैद्धांतिक हमेशा पक्षधर रहा कि ये संगठनों का संगठन है, इसमें अलग अलग घटक के लोग जुड़े हुए हैं। जो भाई साहब की सोच थी, और चूंकि हमने उनके साथ काम किया तो हमको उनकी सोच का पता था। ये जो आज का दिन आ रहा है, ये वो उनकी दूरदृष्टि थी कि ये उसको पूर्व से देखते थे, हम महसूस करते थे। तो एक प्रयास ये रहता था कि अध्यक्ष पद पे कोई भी व्यक्ति बैठे तो उसको कम से कम इस केंद्रीय समिति का अनुभव हो, वो ये समझा हुआ हो कि पदाधिकारियों को हैंडल कैसे करना है, जनता को हैंडल कैसे करना है और कैसे पैसा इकट्ठा करके इसके कार्यों को पूर्ण करना है। तो ये जरूर एक, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, कहीं ना कहीं समान विचारधारा के लोग, या जो हम जिनको वरिष्ठ भाई साहब रहे तो भाई साहब से चर्चा होती थी, भाई साहब के बाद नहीं रहे तो चूंकि भाई साहब के समय से ही राम रतन जी जुड़े थे, उसके पश्चात आपके विष्णु जी जुड़े, विष्णु जी के अलावा प्रेम गोयल जी जो कि पद और इनसे दूर रहते थे, विनोद जी को उन्होंने जोड़ा था भाई साहब ने। भाई साहब के बाद ये है कि एक कोई संरक्षण चाहिए था तो विनोद जी ने उस भूमिका को अच्छे से निभाया, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नरम भी हो और कड़क भी हो, तो वो सही बात को मानना और गलत बात को डिनाई करना। कोई मामला बिगड़ जाए तो प्रेम गोयल जी सही के व्यक्ति है कि जहाँ पे सब लोग पुचकार के काम हो जाता था। तो एक स्टेज बनी थी कि उन्होंने इनको कहा, इनने मुझे कहा, फील्ड में मैंने सुना, ये वर्क हुआ, रिजल्ट आ जाए। तो अभी तक तो ये सब पॉजिटिविटी से ये टीम बनी। अगर चुनाव भी हुए तो स्वस्थ परंपरा में हुए चुनाव की। वर्तमान परिदृश्य तो ये है कि जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी में बदल नहीं, ये चुनावी स्थितियां सब होती है। मतलब ये जो फेस रहता है कि चुनाव होंगे, चुनाव चलेंगे, चुनाव के पश्चात आपने देखा हो कि कहीं भी जो पिछली बार उस तरफ खड़े थे वो आज इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े थे उस तरफ खड़े हैं। तो हम तो इसको आईपीएल का मैच मानते हैं कि कोई खिलाड़ी आज यहाँ से लड़ा, कल खिलाड़ी वहां से लड़ेगा, जो लड़ दिया वो ठीक है। हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, उसमें हमारी भागीदारी भी नहीं रहती और ये इंटेंशन भी नहीं रहता। ये रहता है कि परिपक्व व्यक्ति जीत के आए और अनुभव के साथ काम करें। क्योंकि कई बार ये भी आया कि मैंने कुछ अध्यक्षों को पद पे नहीं बनाने के लिए जब मुहिम चली तो विरोध किया कि नहीं, इनका अनुभव है, इन्हें 10 साल काम किया, इन्हें 12 साल काम किया, इनको बनना चाहिए। और कईयों को ये है कि जल्दी बना दो, तो ये भी कहना पड़ा कि नहीं, इनको पहले 2 साल 4 साल का अनुभव करा है फिर अध्यक्ष पद पे, है ना। मतलब आज पवन सिंघल जी तबियत के कारण नहीं आ पा रहे हैं, बाकी निश्चित रूप से उस बात का मैं दोषी हूँ कि मैंने उनको 2 टर्म रोका कि पहले इस केंद्रीय समिति को पूरी अच्छी तरह से आप समझ लो फिर अध्यक्ष पद पे जाओ। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सालों पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में पूर्व अध्यक्ष आप कहलाएंगे जी। सालों बाद आज वर्तमान में आपके नाम से विवाद रहता है कि भाई टेलीफोन नगर से केंद्रीय समिति चलती है, ये ऐसा क्यों है भाई? आप अब क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं उसको, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है? आपने जो शब्द बोला कि सालों पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आप पूर्व अध्यक्ष कहलाएंगे, तो आपके इस पे व्हाट्सएप पे एक लेटर हेड चल रहा है जिसपे सदस्यता समिति चेयरमैन बने हुए हैं, जिसपे चुनाव समिति घोषित हुई है, उसमें कुलभूषण मित्तल का नाम पूर्व अध्यक्ष के रूप में ही लिखा हुआ है जी। तो मैं कोई पद नहीं लिया है, आप पद पे नहीं है, लेकिन अब ये लोकतांत्रिक तरीके से मेरे जनता को चुनने दीजिए ना, किसको वो चुनते हैं, कौन अध्यक्ष है। नहीं, आप किसी को क्यों रोकते हैं? हमने किसी को नहीं रोका। आप बता रहे हैं कि मैंने उनको 2 साल रोका। नहीं रोका मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2 नाम सामने रोका, इसलिए कि 2 नाम थे। एक व्यक्ति वो था जिसको 20 साल का अनुभव था और एक व्यक्ति वो था जिसको जो बिल्कुल आते से ही ये लड़े। पिछली बार जैसे आज मान लो 2 योग्य व्यक्ति सामने थे, जो बात बता दूं, पिछली बार जो बात हम कर रहे हैं कि राजेश बंसल जी, आपके पवन सिंघल जी, तो मैंने इतनी भूमिका निभाई उसमें कि पवन सिंघल जी को समझाया
कि राजेश बंसल जी भी पहले महामंत्री रह चुके थे और इनमें कुछ नया करने का जोश है, ये कोई शिक्षा सहायता के कार्यक्रम लाना चाहते हैं, है ना, ये फंड इकट्ठा। हालांकि ये भी बात सही है कि पवन सिंघल जी ने चारों साल अपने अध्यक्षों को पूर्ण सहयोग दिया, ये अध्यक्ष कह सकते हैं। बाकी राजेश बंसल जी ने जो काम किया वो आपको दिख रहा है कि अगर आप बात कर दो 85 लाख के एफडी, तो ये बात एक निवेदन किया था कि आप एक बार महामंत्री का और काम कर लें, और वो सहमति से हुआ। वो चुनाव टल गए, उससे मतलब जो एक चुनाव बहुत घमासान होना था वो बच गया, जो अभी स्थिति बन रही। तो यही तो मेरा प्रश्न है। तो ये में पहले भूमिका नहीं होती है। पहले आज आप देख रहे हो कि आज की परिस्थिति कि चुनाव समिति बनी हो या सदस्यता समिति बनी हो या चुनाव का ऑफिस चल रहा हो, वहाँ कहीं आपने कुलभूषण मित्तल की मौजूदगी नहीं देखी होगी। चुनाव में जाते हैं, बैग में भी नहीं है, बैग में भी मैंने किसी को नहीं कहा कि आप झगड़ो, आप मत झगड़ो, आप ये कहो, आप ये मत कहो। हाँ, सैद्धांतिक बातें जब आती है वो मुझसे पूछा जाता है कि ये क्या होगा, तब मैं जरूर कहता हूँ। अभी भी मैंने आपको नहीं बोला कि साहब आप मेरा इंटरव्यू लो, आप चाहते थे कि मैं आपको सुनूं, आपका इंटरव्यू, तो मैंने आपके लिए बात हुई। और निश्चित रूप से आज भी हम ये ज्ञान स्पार्क टेलीफोन नगर पे बैठे हैं, खुला है। मैं चूंकि व्यवसाय के साथ साथ सेवा में, चाहे अग्रवाल समाज के माध्यम से हूँ और चाहे लायंस के माध्यम से मैं सेवा दे रहा हूँ। और एक और बात है कि मैं मेरे पदों पे कभी रिपीट नहीं हुआ, कभी मैंने ये विचार ही नहीं किया कि मैंने यूथ क्लब में, मैंने आज भी आप यूथ क्लब के साथियों से पूछो, मेरा सम्मान ये उनका बड़प्पन है कि आज भी देते हैं। बाकी कभी मैं उनके कामों में कभी इंटरफेयर नहीं करने गया, ना मैं केंद्रीय समिति में, मैं राष्ट्रीय स्तर तक गया, वहां भी मैंने इंटरफेयर नहीं। हाँ, जहां मेरे को आवश्यकता है, जो भाई साहब सिखा के गए कि अगर समाज को जरूरत है या समाज में मेरी उपस्थिति से, या मेरी नहीं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आज प्रेम गोयल जी, विनोद अग्रवाल जी, गिरीश जी, जब समाज को आवश्यकता होती है और समय देना होता है, घंटों बिगाड़ते हैं। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं वो समय देता हूँ जब आवश्यकता होती है। तो जो समय देते हैं, मैं एक और प्रश्न आपसे इसी के साथ में पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा ज्ञान का पिटारा है आपके पास जो सारे अध्यक्ष आपके पास आते सलाह लेना? ज्ञान का पिटारा नहीं होता, कहीं मैं पढ़ के नहीं आया, कहीं ऊपर से सीख के नहीं आया। जब लगातार आप भागीदारी करते हो, काम करते हो, तो जो रमेश जी भाई साहब भी हमें डांटते भी थे, सिखाते भी थे, तो जो अच्छी बातों का ग्रहण करते थे, राम रतन जी थे, उनसे अच्छी बातों का ग्रहण किया। और मैं तो मंच से कहता हूँ कि मैंने सौहार्द सीखा प्रेम भैया से, और थोड़ा सा जो है कड़कपन है वो अनुशासन सीखा विनोद जी से, कि कैसे अनुशासन तरीके से बोलना। तो ये दोनों चीजों का प्रयोग होता है। और जो मेरी विचारधारा रहती है कि लोगों को मिलाने में, सही तरीके से बात करने में, तो उसको आप ज्ञान का भंडार कह लें या ये कह लें कि ये आपके पास आते हैं, तो एक प्रेम रहता है कि बेहिचक कोई विवाद भी रहे तो आदमी बेहिचक आता है, और मैं सहर्ष उसका स्वागत करता हूँ। तो ये जो विवाद निपटारे में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं, विवाद में हमेशा दो पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष को यदि कोई लाभ हो जाता है तो वो लोग आरोप लगाते हैं कि आप जो है दाना डालते हैं, उसके बाद जो रोटी बनती है वो सब में बांट देते हैं। दोनों बात है। जो झगड़ा होता है वो भी स्वार्थवश होता है कि किसी को बड़ा पद पाना है, उसके छोटे की उम्मीद है, वो झगड़ा करता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है जी। निपटारा भी जो होता है उनके मन में रहता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पक्षपात नहीं हो, वहां पर सही तरीके से काम हो जाएगा, बात सुन ली जाएगी गंभीरता से, तो निर्णय भी वो आपस में, मैं कोई जादू नहीं करता हूँ उसमें, वो तो एक तयशुदा बात रहती है कि उनको एक माध्यम बनना रहता है कि यहाँ बैठ के हमको ये काम सलटाना है, मतलब और ईश्वर की दया से वो सलट जाता है। मतलब केंद्रीय समिति के चुनाव का लड़ाई निपटारा केंद्र टेलीफोन नगर में बनता है? ये भी गलत है, क्योंकि केंद्र बहुत सारे हैं, केंद्र बहुत सारे केंद्र, हाँ, नाम इसका आ जाता है अच्छा नाम इसका आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही ईमानदारी से आपने हमारे कटीलों प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रमित्र के इस एपिसोड में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।